राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने 1 जून से ये परिवर्तन यात्रा वाराणसी से शुरू किया और आज ये परिवर्तन यात्रा आप लोगों के बीच में पहुंची हुई है। तारीख की जानकारी शायद आप लोगों को नहीं हो पाई थी, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। साथियों, देश की आज़ादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आज़ादी में इस देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की भी गिनती हो रही है, मगर इस देश की सबसे बड़ी आबादी जिसको ओबीसी कहा जाता है, उसकी गिनती आज़ादी के 75 साल में नहीं हुई। जब ओबीसी की गिनती नहीं हुई तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में अधिकार कैसे मिले, और इसलिए ओबीसी को संख्या के अनुपात में अधिकार भी आज़ादी के 75 साल में नहीं मिले। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ऊपर देश में बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनको उनके हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मगर ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और हम लोगों को हमारे हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर जो लड़ाई लड़ने की बात है, जो संघर्ष करने की बात है, उस संघर्ष में एक बहुत बड़ी कड़ी ओबीसी समाज है। और जब तक ओबीसी समाज इस बात को नहीं समझेगा, अपने हक अधिकार की बात को ओबीसी समाज नहीं समझेगा, तब तक देश की परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं। क्योंकि जो ओबीसी समाज है उसकी आबादी देश में बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा संख्या वाले लोग अगर गलत फैसले करेंगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, और जैसा कि भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए ओबीसी समाज को जागृत करना बहुत जरूरी है। एससी एसटी के हमारे भाई कुछ हद तक जागृत हैं, पूरी तरीके से जागृत नहीं है, उनको भी जागृत किया जाना जरूरी है। मगर ओबीसी समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा जागृत किया जाना जरूरी है, क्योंकि ओबीसी समाज के लोग ज़्यादा गुमराह हैं और ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा गुमराह है। और ज़्यादा गुमराह होने का कारण ये है कि पंडित जी लोगों की और ओबीसी की जो दोस्ती है वो बहुत गाढ़ी दोस्ती है। तो बहुत गाढ़ी दोस्ती होने की वजह से गुमराही भी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा बीमारी के नज़दीक रहोगे उतना ज़्यादा बीमारी फैलेगी। तो ओबीसी और पंडित जी लोगों की जो दोस्ती है वो चोली दामन का साथ है। हमारे लोग अगर महीने में एक बार पंडित जी को घर ना बुला के कुछ दे दें तो उनको लगता है कि लग रहा कुछ सही नहीं चल रहा है, तो महीने में एक बार जरूर बुला लेते हैं। और बाकी तो आजकल टीवी है, तो हर घर में ऐसे घुसे पड़े हैं, बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल टीवी वालों को कोई खबर दिखाए ना दिखाए, मगर बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार करता है कि नहीं करता है, इसकी खबर जरूर दिखाते हैं। हाँ, इस पर डिबेट करवाते हैं। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये डिबेट करने का कोई चमत्कार विषय है। अरे चमत्कार हो जाए तो सबको पता चल जाएगा। हमारे बहुत सारे लोगों के पास घास फूस के मकान है, पक्का मकान नहीं है। वो मान लो रात में सो गए घास फूस के मकान में और सुबह उठे तो 3 मंजिला बन के तैयार है, ऊपर के छत पर टहल रहे हैं, तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि चमत्कार हो गया। तो इस पर होता है नहीं होता है, टीवी पर बहस करने की क्या जरूरत, मगर करवाई जा रही है तो जानबूझकर क्यों करवाई। इससे दोनों प्रकार के लोग उस बहस में फंस जा रहे हैं। जो इसको मानता है चमत्कार होता है वो भी देख रहा है उसको, जो नहीं होता वो भी देख रहा है कि कैसे बता रहे हैं होता है और कैसे बता रहे हैं नहीं होता है, तो वो भी फंस गया, वो भी फंस गया। अब जब दोनों प्रकार के लोग फंस गए तो जाति जनगणना का मुद्दा कौन उठाएगा? संख्या के अनुपात में ओबीसी को हक अधिकार मिलना चाहिए, इसका मुद्दा कौन उठाएगा?
सबको एक समान शिक्षा मिलना चाहिए, ये मुद्दा कौन उठाएगा? किसानों को उनकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए, ये मुद्दा कौन उठाएगा? जो पढ़ा लिखा हो गया है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये मुद्दा कौन उठाएगा? ये सारा मुद्दा तो गायब हो गया। चौराहे पर बैठेगा तो टीवी देखकर यही चर्चा करेगा चमत्कार होता है कि नहीं होता है। तो देश की जो मीडिया है, वो देश की मीडिया बहुत ज्यादा गलत काम देश में कर रही है। अगर ये कहा जाए कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया देशद्रोह का काम कर रही है तो ये कोई गलत नहीं, क्योंकि जनता के मौलिक मुद्दों को दिखाने के बजाय जनता को गुमराह करने वाले मुद्दे देश की मीडिया के द्वारा दिखाया जाए। खबरें चलती है पाकिस्तान की, खबरें चलती हैं बांग्लादेश की, खबरें चलती हैं श्रीलंका की, अमेरिका की क्यों नहीं चलती? जापान की क्यों नहीं चलती? जर्मनी की क्यों नहीं चलती? चलो तुमको विदेश की खबरें चलाने का बहुत शौक है, तो अमेरिका में पढ़ाई का सिस्टम क्या है? अमेरिका में हॉस्पिटल का सिस्टम क्या है? अमेरिका में रोजगार का सिस्टम क्या है? अमेरिका में लोगों के पास घर हो इसका क्या सिस्टम है? यही खबर चलाओ। अरे मान लो हमारा लड़का हाई स्कूल फेल हो गया और हमने पड़ोस में देखा कि किसी का लड़का कक्षा 8 फेल हो गया, तो हम खुश ही हो जाएंगे ना कि हमारा तो कम से कम हाई स्कूल तक पहुंच गया, ये तो कक्षा 8 ही फेल है। तो जब अपने से कमजोर को तुलना किया जाएगा तो हमेशा विकास रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। वहीं पड़ोस में कोई डॉक्टर हो गया हो उसकी तुलना करें तो हम टेंशन में आ जाएंगे, देखो हमारा लड़का हाई स्कूल फेल हो गया, ये डॉक्टर हो गया, यार इसको ठीक करो, इसको पढ़ाओ, कैसे वो डॉक्टर हो गया, इसको भी डॉक्टर बनाना, उसी रास्ते पर ले चलना है, तो विकास होगा। लेकिन जब अपने से नीचे दर्जे वाले से हम तुलना करेंगे, हमारे सामने भारत जैसे देश के सामने पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की क्या औकात है? कोई औकात नहीं। लेकिन इस प्रकार से खबरें दिखाई जाती हैं कि आप खुश रहो, आप ये मान लो कि मोदी जी हैं तो हमको बचा लिए हैं, नहीं तो पाकिस्तान जैसे डूब रहा है, बांग्लादेश जैसे बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, श्रीलंका जैसे समुद्र में डूब रहा है, वैसे भारत भी डूब जाता है। तो आप खुश रहो कि मोदी जी हैं तो कम से कम 5 किलो राशन दे रहे हैं, बचे हुए हैं, हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो चले जाते हैं। तो ये जो साइकी बनाने का काम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, ये जो मनोविज्ञान बनाने का काम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो सोच मानसिकता बनाने का काम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत गलत है और बहुत खतरनाक है। इस प्रकार की सोच क्यों बनाई जा रही है कि आप सरकार से सवाल ना पूछो, आप सरकार से सवाल ना पूछो, आप महंगाई से परेशान हो, बेरोजगारी से परेशान हो, आर्थिक नीतियों से परेशान हो, एजुकेशन नहीं मिल रही उससे परेशान हो, अच्छे अस्पताल नहीं है उससे परेशान हो, आप ये सवाल सरकार से ना पूछो। आप इस बात में खुश रहो कि पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, हम तो ठीक ही हैं, हम तो ठीक ही हैं। तो ये हम तो ठीक ही हैं, ये आपके दिमाग में घुसा रहना चाहिए। जब हम तो ठीक ही हैं ये घुसा रहेगा तो आप सरकार से सवाल नहीं पूछोगे, देश की जनता सरकार से सवाल नहीं पूछेगी, और जब सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तो सरकार का समर्थक बनी रहेगी। तो ये बहुत बड़ा हथकंडा देश में मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। जो मेन इशू है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। कभी 3 तलाक का मुद्दा चला दिया जाता है, कभी 370 का मुद्दा चला दिया जाता है, कभी हिजाब का मुद्दा चला दिया जाता है, आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा चलाया जाता है। अच्छा चलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है, आप जो करना चाहते हो उस पर विवाद है, लोग नहीं चाहते, लेकिन आप यूनिफॉर्म करना चाहते हो ना, तो पहले जहां विवाद नहीं है उसको यूनिफॉर्म करो ना, विवाद कहां नहीं है। अगर आप ये घोषित करो कि चाहे राष्ट्रपति की संतान हो, चाहे किसान मजदूर की संतान हो, सबको एक प्रकार की शिक्षा मिलेगी, यूनिफॉर्म करें, सबको एक बराबर शिक्षा, कौन इसका विरोध कर रहा है? इससे तो पूरे देश को फायदा हो जाए। मगर आप इसके ऊपर चर्चा नहीं करते, क्योंकि इससे तो देश के नागरिकों को फायदा हो जाएगा। अगर आप ये तय करो कि गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एक जैसा अस्पताल होगा, एक जैसी चिकित्सा होगी,
ये आप बराबर करो, जिस पर कोई विवाद नहीं, जिस पर सबको फायदा है। मगर आपको जनता के हित में इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो इस बात में इंटरेस्ट है कि हिंदू मुसलमान कैसे होगा और कैसे हमारा वोट ध्रुवीकरण से हमको मिलेगा। आपको इस बात की फिक्र है, जनता के भले से फिक्र नहीं। देखो, किसानों के बारे में कानून बनाया, कहा बहुत अच्छा है, किसान कह रहे बहुत खराब है। मुसलमानों का कहा 3 तलाक बहुत अच्छा है, मुसलमान कह रहे हैं बहुत खराब है। मतलब तुम जिसके बारे में कानून बना रहे हो उससे ही कोई राय मशवरा नहीं कर रहे हो और बनाते जा रहे हो। जब 370 हटाने का मामला चल रहा था तो इस तरीके से मीडिया ने प्रचार किया कि जैसे अब यहां जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी कश्मीर में जमीन मिल जाएगी। तो हमने, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे, उछल रहे थे। तो हमने कहा भाई क्यों उछल रहे हो इतना, क्या फायदा हो जाएगा तुमको, तुम तो कश्मीर के हो नहीं। अगर 370 हटने का फायदा या नुकसान होगा तो किसको होगा, कश्मीरियों को होगा। सरकार को कश्मीरियों से जनमत सर्वेक्षण करवाना चाहिए था, पूछना चाहिए था भैया तुम हटाने में खुश हो या रखने में खुश हो। अच्छा, हम लोग तो कश्मीरी है नहीं तो हम क्यों उछल रहे थे। तो हमने पूछा उछलने वाले क्यों उछल रहे हो, कहा अब सबको कश्मीर में जमीन लेने का मौका मिल जाएगा। तो हमने कहा तुम्हारे मोहल्ले में जमीन बिक रही है औकात है, पैसा है, कहा इतनी महंगाई है कहाँ खरीद पाए। तो हमने कहा जब इतनी महंगाई है, अपने मोहल्ले में नहीं खरीद सकते हो तो कश्मीर में तुमको लेने देंगे अडानी जी। अरे यहां तो जो तुम्हारी है वो तो 3 कानून बनाकर छीनने जा रहे हैं किसानों की जमीन को। वो तो भला हो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का, जिसमें से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब वो 3 काले कानून को रोक पाए। नहीं तो आपके पास जो है वो भी छीनने जा रहे हैं और आपको लालीपाप दे रहे हैं कि आपको कश्मीर में जमीन मिल जाएगी। अब मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहने ना पहने, इसमें देश की आबादी को कोई फायदा नुकसान है। जब संविधान कहता है सबको अपने अपने आचरण करना है अपने अपने हिसाब से, वहां तक जहां तक दूसरे को नुकसान ना हो। अब मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहने तो उनको फायदा नुकसान है, ना पहने तो उनको फायदा नुकसान है। लेकिन दिमाग हमारा सबसे ज्यादा खराब किया जाता है उस मुद्दे पर। हमको क्या फायदा नुकसान है भाई, हम क्यों दिमाग खराब करते हैं इस मुद्दे पर। लेकिन देश की मीडिया दिमाग खराब करवाती है हमारा इस मुद्दे पर। वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, अब उसको केवल मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है, लेकिन स्पेशल व्यवस्था केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, आदिवासियों के लिए भी है। उनके भी रीति रिवाज संस्कार है, उसके हिसाब से उनकी शादी पद्धति है। जैसे आदिवासियों को कई पत्नी रखने का ये है, ऐसी कई चीजें हैं जो हैं उनके पास में अधिकार है, जो संवैधानिक राइट है। और ओबीसी को भी तो रिजर्वेशन मिला तो स्पेशल व्यवस्था ही है ना। अगर किसी को रिजर्वेशन मिला है तो ये तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, ये तो स्पेशल व्यवस्था है। तो ओबीसी को भी स्पेशल व्यवस्था है, एससी को भी स्पेशल व्यवस्था है, एसटी को भी स्पेशल व्यवस्था है, और माइनॉरिटीज को भी अपने धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से अनुसरण करने का, उसका पालन करने का अधिकार मिला हुआ है। अब आप उसमें कोई सुधार करना चाहते हो तो उस धर्म के लोगों से आप बैठो, उनमें जनमत सर्वेक्षण कराओ और उनको कहो कि ये नुकसान है कि फायदा है, आप बताओ। और अगर वो कहते हैं कि आप जो करना चाहते हो फायदेमंद है तो आप कर लो, अगर वो कहते हैं नुकसानदेह है तो फिर क्यों करना चाहते। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और जिसके लिए कर रहे हो कह रहा हमारे लिए नुकसानदेह है। मजदूरों के खिलाफ कानून आ गया, 8 घंटे की नौकरी 12 घंटे हो गई, सरकार कह रही बहुत फायदेमंद कानून है, मजदूर कह रहे हैं बहुत नुकसानदेह कानून है। तो ये जो दिमाग खराब हमारा किया जा रहा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। 2019 के चुनाव के पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम ओबीसी की जनगणना और जाति आधारित जनगणना करेंगे। बहुत सारे लोगों को याद होगा, 24 आ गया। जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जनगणना तो छोड़ो, जनगणना ही नहीं किया, क्योंकि डरे हुए हैं कि अगर जनगणना करेंगे ओबीसी की नहीं करेंगे तो बखेड़ा खड़ा होगा, 24 का इलेक्शन ओबीसी हरा देगा। तो जनगणना ही रोक कर रखे हुए हैं। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि ओबीसी का वोट कैसे मिलेगा। हमने कहा तो था जनगणना करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं तो वोट कैसे मिलेगा।
तो वोट के लिए हिंदू मुसलमान करो, तब जो मुसलमान नहीं उसको हिंदू बनना ही है जो मुसलमान नहीं है उसको हिंदू बनना ही है, उसको हम बना देंगे। हम कहेंगे बुद्धिस्ट भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, सब हिंदू हैं, और बैकवर्ड मुसलमान भी हिंदू हैं। अभी तो ये भी कह रहे हैं ना, अभी ये भी कह रहे हैं बैकवर्ड मुसलमान भी हिंदू हैं। तो हिंदू मुसलमान का खेला यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर करना चाहते हैं, और जो ओबीसी को हक अधिकार नहीं दिया। अभी देखो कितना नुकसान किया ओबीसी का भाजपा सरकार ने। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा मतलब आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति रोक दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। बजट में ओबीसी के विकास के लिए कुछ नहीं दिया। अच्छा, गांव के प्रधान के पास अगर बजट ना हो विकास होगा? तो अगर ओबीसी के लिए बजट नहीं है तो ओबीसी का कैसे विकास होगा? सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी के बच्चों की छात्रवृत्ति रोक कर रखी गई, वजीफा रोक कर रखा गया अकेले उत्तर प्रदेश में। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जो कश्यप हैं, उन्होंने कहा कि बजट नहीं है। तो हमने कहा यार 2 बार तो यूपी में सरकार बनवा दिया ओबीसी के लोगों ने तुम्हारी, और दिल्ली में 2 बार सरकार बनवा दिया। अभी क्या अमेरिका में भाजपा की सरकार बनेगी तब ओबीसी के लिए बजट आएगा? अरे जनरल वालों के तो आ रहा है, उनका तो एक दिन भी नहीं रुक रहा है, तो ओबीसी का क्यों रुक रहा है? इसका मतलब बजट की कमी नहीं है, तुम्हारी नीयत में कमी है। तुम ओबीसी को कुछ देना नहीं चाहते, एससी एसटी को कुछ देना नहीं चाहते, बस केवल हिंदू के नाम पर उनका वोट लेना चाहते हो। तो ये षड्यंत्र देश में चल रहा है। और जब हिंदू मुसलमान की बात चल जाती है तो एजुकेशन का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा, किसानों के फसल की कीमत का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब हवा में टीवी अखबार के द्वारा उड़ा दिया जाता है। अब भाजपा के नेताओं की बात कोई सुन नहीं रहा, इसलिए बाबाओं को आगे करके बोलवा रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो अभी तक मुसलमान राष्ट्र था क्या? अब बनाएंगे। अभी तक 75 साल से मुसलमान राज कर रहे हैं क्या कि अब बनाएं? 75 साल से कौन राज कर रहा है? एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री बना देश का 75 साल में? तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना है? बनाना कुछ नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है, आपको भड़काकर आपका वोट लेना है, ये षड्यंत्र है। मुसलमानों से भी ब्राह्मणों की कोई दुश्मनी नहीं है। जब मुगलों का शासन था तब ब्राह्मण लोग मुसलमानों से मिलकर राज करते थे, क्योंकि राजपाट इनके पास था, तब विरोध नहीं करते थे। और अब इनका विरोध क्यों करते? इनका विरोध इसलिए नहीं करते कि इनका विरोध उनको करना है, इनका विरोध इसलिए करते हैं कि आपका वोट लेना है। आपका वोट कैसे मिलेगा? अगर वो कहें कि देखो हमने पढ़ाई लिखाई तुम्हारी चौपट कर दी। अभी देखो 4 प्रकार के स्कूल हैं। एक प्राइमरी स्कूल है जिसका नाम हमने रख दिया खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल। तो उसमें क्लास 5 होता है, मास्टर 2 होते हैं। और उस एक मास्टर कागज पत्तर के काम में इतना बिजी रहता कि उसको पढ़ाने की फुर्सत नहीं, घूमते रहता है कागज लेकर के। बचता है एक मास्टर। तो हेड बावर्ची का भी एक काम है वहाँ, उसकी भी पोस्ट खाली है, तो भी मास्टर ही करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए हेड बावर्ची चाहिए ना। जैसे शादी विवाह में आप कैटर्स बुक करते हो, कैटर्स में एक हेड होता है, तो आकर कुर्सी लगाकर बैठता है, सारे हेल्परों को काम पर लगाता है। काम हेल्पर करते हो, कुर्सी लगाकर देख रेख करता है। लेकिन अगर खाना खराब हो जाए आपके शादी में तब तो किसको कहोगे आप? जो कुर्सी लगाकर बैठा हेड जो है उसको कहोगे। अगर स्कूल में खिचड़ी खराब हो जाए तो अधिकारी किसको डांटेगा? जो कुर्सी लगाकर बैठा है मास्टर, उसको डांटेगा। तो हेड बावर्ची हो गया है मास्टर। उसको खाना पकवाने की कोई ट्रेनिंग नहीं मगर पकवा रहा है, उसको बिल्डिंग बनाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है मगर बना रहा है। तो क्लास 5 मास्टर 2, उसमें से एक के पास काम ही नहीं है पढ़ाने का, दूसरा काम ही है मोबाइल मास्टर की। काम सरकारी दिन भर चलता है उस पर, ऑनलाइन ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं पता नहीं, कहाँ ले जाना चाहते।
अब एक मास्टर 5 क्लास कैसे पढ़ाएगा? आप छोटे से छोटे नर्सरी स्कूल में जाओ, पूछो कितने मास्टर हैं, तो जितने क्लास उससे एक आध मास्टर ज्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। तो जो बात छोटे से छोटे बहुत कम बजट में स्कूल चलाने वाले आदमी को समझ में आती है कि जितने क्लास हैं उतने टीचर होने चाहिए, तो ये बात सरकार को क्यों समझ में नहीं आती कि जितने क्लास हैं उतने टीचर होने चाहिए। अब एक मास्टर होगा, क्लास 5 होगा, तो क्या करेगा? तो जैसे हम लोग पहले छोटे छोटे थे तो भैंस जाती थी ना चरने के लिए, तो क्या कहा जाता था? भैया देखो दोब के रखना, किसी खेत वोत में ना जाने पाए, इसी बाग में दोब के रखो। तो जैसे जानवर दोब के रखे जाते थे, वैसे आपके बच्चे स्कूल की बाउंड्री के अंदर दोब कर रखे जाते, गेट बंद दोब कर अंदर रखे जाते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ये खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल है, दूसरा छोटा मोटा गांव का नर्सरी स्कूल है जो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। चलाने वाले भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, और पढ़ाने वाले तो इस लिहाज में पढ़ा रहे हैं कि इतनी डिग्री लेकर अब नरेगा में तो जा नहीं सकते, तो चलो कम से कम इज्जत बनी रहेगी, गुरुजी लोग कहेंगे इतना ही ठीक है, चलो ठीक है, तो वो पढ़ा रहे हैं इस लिहाज में, बाकी कुछ मिलता जुलता तो है नहीं। तो ऐसे छोटे मोटे नर्सरी स्कूल चल रहे हैं। फिर इसके बाद जिले में टॉप क्लास के 4-6 स्कूल होते हैं, और फिर इसके बाद राज्य की राजधानियों में और देश की राजधानी में बहुत बड़े स्कूल होते हैं, जिसमें जब एडमिशन कराने बाप जाता है बच्चे का, तो बाप को पूछते क्या करते हो? कहता किसान है। नहीं, लेवल मैच नहीं करेगा, तुम्हारे बेटे का नहीं हो सकता है। मैं सुल्तानपुर में एक दिन बोल रहा था, तो मुझे एक वर्मा जी थे, उन्होंने कहा यहाँ भी ऐसा खुल गया है। तो हमने कहा मुझे नहीं पता है, हो सकता है ऐसा खुल गया हो सुल्तानपुर में। तो कहने का मतलब है कि ये 4 प्रकार के स्कूल हो गए। अब ये 4 प्रकार के स्कूल हो गए, तो इसमें से जब बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे तो क्या ये देखकर पर्चा आएगा कि खिचड़ी खाने वाले स्कूल से आया, इसको थोड़ा सरल पूछो, ये गांव के छोटे नर्सरी स्कूल से आया, इसको थोड़ा कठिन पूछो मगर सरल ही पूछो, और ये जिले के टॉप क्लास से स्कूल से आया, इसको थोड़ा और कठिन पूछो, और ये देश के टॉप क्लास के स्कूल का, इसलिए इसको और कठिन। क्या ऐसा पर्चा आएगा? आना तो ऐसा ही चाहिए। जब पढ़ाई का लेवल अलग अलग है तो पर्चा अलग अलग क्यों नहीं आना चाहिए? अलग अलग आना चाहिए, मगर पर्चा एक ही आता है, तो कौन बच्चा कंपटीशन करेगा? हमको 10 किलोमीटर पीछे खड़ा किया गया, अपने को 10 किलोमीटर आगे खड़ा किया, फिर दौड़ लिया, कहा हम नंबर 1 आ गए। तो ये मुद्दा है, हमारी एजुकेशन का मुद्दा है। अगर एजुकेशन खत्म हो रहा है तो हमारी जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है, और जिस पौधे की जड़ में गर्म पानी डाला जाता है वो सूख जाता है। तो हमारी जड़ों में गर्म पानी डालने का काम सरकार चल कर रही है, और हमें हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कहा पाकिस्तान को हरा दिया। तो हमने कहा कहाँ हरा दिया? 1 इंच पीछे ढकेल दिया जितना कब्जा किए थे। तो कहा नहीं पीछे तो नहीं किया। तो हमने कहा फिर कैसे हरा दिया? तो कहा भाषण में हरा दिया। चीन को अभी उन्हीं के जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने प्रेस लेकर कहा चीन घुस गया है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, डरते हैं चीन से। उन्होंने प्रेस लेकर कहा कि मोदी चीन से डरते हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं चीन घुस गया है अंदर। तो आपका एजुकेशन जा रहा है। अब अगर एजुकेशन खत्म हो गया तो रिजर्वेशन की जरूरत ही खत्म हो गई। आज कौन बोल रहा है? जो पढ़ा लिखा है वही ना बोल रहा है। अगर पढ़ा लिखा खत्म हो गया तो फिर बोलेगा कौन? तो सरकार की साजिश ये है कि पढ़े लिखे लोगों को ही खत्म कर दिया जाए। अगर पढ़े लिखे लोग ही खत्म हो जाएंगे तो सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं रहे, तो 5 किलो राशन देते रहेंगे, लोग खुश रहेंगे। अब आप भी राशन पर, आपका बेटा भी राशन पर, उसका 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 बेटा भी राशन पर। एक दिन बहुत आबादी हमारी होगी, क्योंकि खाना है और पैदा करना है, राशन तो मिल ही रहा है। तो ढेर सारी आबादी हो गई। जब ढेर सारी आबादी हो गई तो कहा अब ये धरती पर बोझ हो गए। कह ही रहे हैं कि आबादी धरती पर बोझ है।
तो बोझ हो गए हैं, तो राशन बंद कर दो, थोड़ा कम हो जाए, तो राशन बंद कर देंगे तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो जितने गुलाम की उनको जरूरत है उतना गुलाम रखेंगे, बाकी की क्या जरूरत है। बाबा साहब ने कहा लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक हैं हम इस देश के, हमें शासन करती जमात बनना है। तब दीवार नहीं थी हमारे लोगों के पास, कहा शासन करती जमात बनना है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। काशीराम जी ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चले, मतलब हमारे पुरखे राजपाट की बात कर रहे थे। और आरएसएस वाले कह रहे हैं कि राजपाट तो हम कर ही रहे हैं, हम शासन पर तुम राशन पर। ठीक है, ऐसा ही चलाते रहो, हम तो शासन में आ ही गए हैं, पहले हम तुम्हारे राशन पर थे, मगर तुम्हारे राशन पर पलते पलते अब हम शासन में आ गए, तो अब तुम राशन पर रहो, अब हम शासन में, हमको रहने दो। तो बाबा साहब ने कहा शासन करती जमात बनना है, और आरएसएस वाले हमको समझा रहे हैं कि राशन लेती जमात बनना है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ये षड्यंत्र, चूंकि आपकी सोच, बाबा साहब ने क्या लिखा, लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। हम जिंदा रहें यही लक्ष्य है हमारा, राशन खाते रहें, जिंदा रहें। तो ये कितना बड़ा अपराध हम कर रहे हैं कि हम राशन खाते रहें और जिंदा रहें, इतना ही हमारा लक्ष्य है, तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन चौपट की जा रही, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी कर दी गई। किसान मजदूर के बस की बात नहीं कि अपने बच्चे को कोटा भेजकर तैयारी करवा लेगा। मुझे तो संत कबीर नगर में एक वर्मा जी मिले, उनका एक लड़का अमेरिका में पढ़ता है, बोला 40,000 तो मुझे भेजता है वो। हमने कहा आपको कैसे, आपको तो देना पड़ता होगा। कहा देना नहीं पड़ता है, पता नहीं कौन सी परीक्षा देकर गया है, तो सरकार वहां की इतना स्कॉलरशिप उसको देती है, वो कहता है खत्म ही नहीं होता, इतना बच जाता था, हर महीने 40,000 भेजता है घर। तो एक वहां की व्यवस्था है और एक यहाँ की व्यवस्था है। कोचिंग कराने के लिए घर बेचना पड़ेगा, तब भी नहीं करवा पाएंगे हमारे लोग। घर कितना है, वो बेचने के बाद भी कोचिंग नहीं हो पाएगी। मगर ये मुद्दे मीडिया में चर्चा में नहीं है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इससे देश सशक्त बने, लोग, देश का नागरिक सशक्त बनेगा तो ना देश सशक्त बनेगा। भारत में किसी चीज की कमी थोड़े ही है, बस नियत की कमी है। जो लोग राज कर रहे हैं उनको लगता है अगर ये सब पढ़ लिख लिए तो हमारा राज नहीं रहे। यही डर जो है ये भारत का विकास नहीं होने दे रहा है, यही डर जो है भारत के विकास को रोक करके रखा हुआ। प्राइमरी एजुकेशन चौपट, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी हो गई। अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं हम डॉक्टर नहीं बना सकते। बहुत सारे डॉक्टर मुझे मिलते, कहते नहीं बना सकते अपने बेटे को, क्योंकि वो जब बन गए तब जमाना था। मैं रोज घूमता हूं तो मुझे कुछ लड़के मिल जाते बीटेक करने वाले गाँव में। महाराष्ट्र में भी घूम रहा था तो वहां भी मिल रहे थे, तो मैंने कई जगह मुझे मिले। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कहा बीटेक करके एमबीए कर रहे हैं। एक जगह मिले, 2 जगह मिले, 3 जगह मिले, लगातार मिले। तो मैं सोचा ये बीटेक करके घर बैठा है, फिर बोल रहा है एमबीए कर रहे हैं, इसका क्या मामला है। तो एक जगह 2-4 लड़के आए, बताए बीटेक करके एमबीए कर रहे हैं। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं इनसे क्या मामला है। हमने कहा ये बीटेक करके एमबीए क्यों कर रहे हो। कहा सही सही बताए। तो हमने कहा गलत गलत के लिए पूछ रहे हैं, सही सही के लिए ही पूछ रहे हैं। कहा देखो हम लोग बीटेक कर लिए मगर शादी नहीं हुई हम लोगों की, अब नौकरी सरकार के पास है नहीं हमारे लिए। तो हमने कहा प्राइवेट में तो नौकरी होगी। तो कहा प्राइवेट में तो है लेकिन यहाँ थोड़े ही है, बड़े शहरों में, दूर है। तो हमने कहा वहीं चले जाओ। तो कहा कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, तो उतना तो खा जाएंगे वहां रहेंगे, तो फायदा क्या होगा नौकरी करने का। तो हमने कहा तो फिर एमबीए करने से कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी। कहा बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, 4 साल निकल जाएगा तब तक शादी कहीं ना कहीं तय हो जाएगी। क्योंकि लड़की का बाप आता है तो लड़की का बाप पूछता है बेटा क्या कर रहे हो। अगर उसको बता दे बीटेक करके बेरोजगार घर बैठे और 10 बार सोचता है कि इससे शादी कैसे तय करे।
अगर उसको बता दे कि MBA कर रहे हैं तो सोचता अभी पढ़ रहा है, अभी आगे चांस है। तो ये तय करने के लिए जब हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में जो थोड़ा मजबूत लोग होते थे, चौधरी टाइप के, वो जब शादी का समय आता था, थोड़ा उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था तो भेज देते थे इलाहाबाद तैयारी के लिए। तो तैयारी से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता था, वो आके इधर घूमता था, खाता था, पैसा उड़ाता था। लेकिन जब लड़की वाले आते थे, लड़का क्या करता है चौधरी साहब आपका, कहते थे इलाहाबाद में सिविल की तैयारी कर रहा है। तो रेट भाव तय हो गया, शादी तय हो गई, शादी हो गई। और जैसे शादी हो गई तो लड़का आया घर, ट्रैक्टर निकाला और खेत जोतना शुरू कर दिया। तो ये जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा देश में है, मगर इस पर भी कोई चर्चा नहीं होने दे रहे। टीवी अखबार कोई चर्चा नहीं होने दे रही। और फिर किसानों के फसल की जो कीमत का मामला है, माचिस की डिबिया अगर खरीदो तो उस पर MRP लिखा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। मतलब माचिस की डिबिया ने जिसने बनाया उसने भी तय कर दिया कि कितने में मिलेगा। हम गेहूं, चावल, गन्ना, आलू सब पैदा करते हैं, कितने में मिलेगा 75 साल में। हम जब खरीदने के लिए जाते हैं पूछते हैं कितने में दोगे दुकानदार से, और जब अपना बेचने के लिए जाते हैं पूछते हैं कितने में लोगे। अरे या तो खरीदने वाला ही सबका तय करे या तो बेचने वाला ही सबका तय करे रेट। लेकिन हम बोलते एकदम पैसा नहीं बचा, किस्त कट गई है, तो भी बहुत दिक्कत में ही है, दूसरे को लगता है नौकरी वाले हैं। तो घर कैसे बनता हमारे आदमी का? एक बार पैसा इकट्ठा किया तो, और इनकम की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था कर दिया जाए तो लोग ये सारा काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से दवाई की व्यवस्था है, अमीर आदमी बीमार होता है तो सहारा में जाता है, और गरीब आदमी बीमार होता है सरकारी अस्पताल में जाता है, जहां डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर मिल गए तो दवा नहीं मिलेगी। तो इसमें यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? ज्यादा जरूरी तो इसमें यूनिफॉर्म है, कौन कैसे शादी करेगा नहीं करेगा, इसमें ज्यादा यूनिफॉर्म की जरूरत है या इसमें यूनिफॉर्म की जरूरत है? जिसमें यूनिफॉर्म की जरूरत है उसमें यूनिफॉर्म सरकार करना नहीं चाहती, और जिसमें जरूरत नहीं है ज्यादा उसमें करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि करना नहीं है, एजेंडा सेट करना है। अच्छा चलो करना चाहती तो सरकार पहले उसका कच्चा ड्राफ्ट तैयार करती और कहती कि हम ये लागू करना चाहते हैं, हम ये लागू करना चाहते हैं, अब इस पर लोग राय दें, तो बात समझ में। कुछ नहीं, हवा में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल, यूनिफॉर्म सिविल। तो ये माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ताकि हमारे सारे मुद्दे हवा में उड़ जाएं। अच्छा 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। अच्छा 2 आदमी लड़ रहे हैं, दोनों में से एक को फायदा होना चाहिए ना। अरे मुसलमान और हम लोग लड़ रहे हैं तो या तो हमारा राजपाट आ जाए या तो मुसलमान का आ जाए। शिवाजी महाराज का उदाहरण देते हैं तो शिवाजी महाराज और औरंगजेब की कोई धार्मिक लड़ाई थी? सत्ता की लड़ाई थी। बहुत सारे मुसलमान शिवाजी महाराज के साथ थे और बहुत सारे ब्राह्मण औरंगजेब के साथ थे। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी जिसने शिवाजी महाराज के ऊपर तलवार से हमला किया और शिवाजी महाराज ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, वो औरंगजेब की तरफ से था। और मदारी मेहतर जो कैद से शिवाजी महाराज को निकालने का काम किया, वो शिवाजी महाराज के तरफ से थे, भले मुसलमान थे। और बहुत सारे लगभग 30% से ज्यादा मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में थे। तो ये कोई धर्म की लड़ाई तो थी नहीं, मगर आज इसको पेश किया जा रहा। मगर शिवाजी महाराज और औरंगजेब जब लड़ते थे तो जब शिवाजी महाराज जीतते थे तो शिवाजी महाराज को फायदा होता था, जब औरंगजेब जीतते थे तो औरंगजेब को फायदा होता था। किला उनके कब्जे में या किला उनके कब्जे में, जो जीतता था किला उसके कब्जे में, राजपाट उसके कब्जे में। 75 साल से हम मुसलमान लड़ रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को जब से पाकिस्तान बना तब से भी अगर माना जाए तो 75 साल हो गए हम मुसलमान लड़ रहे हैं। तो या तो देश हमारे कब्जे में या तो मुसलमान के कब्जे में आना चाहिए था। तो 75 साल में एक भी मुसलमानों की पार्टी तो हमारी बनाई, तो लड़ाई किस बात की है?
और जब उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमानों की पार्टी बनाई सरकार, हमारी तो बनाई, और वो मुसलमानों से लड़कर नहीं बनाई, मुसलमानों के साथ मिलकर बनाई। कब्जा ब्राह्मणों की पार्टियों का कब्जा है, तो कानून हमारे फेवर में बनेगा। जहां से कानून पर अमल होता है, क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियां, वहां 80% के लगभग 79.2% दुबे जी, मिश्रा जी, कुलकर्णी जी, जोशी जी मिलकर कर ले रहे हैं। तो वहां भी ना हम हैं ना मुसलमान हैं। देश की मीडिया में ना हम हैं ना मुसलमान हैं। तो हमारी मुसलमान की लड़ाई किस बात की है? और ये जो लड़ाई 75 साल से चल रही है, इसका जब दोनों को फायदा नहीं हो रहा तो ये लड़ाई क्यों चलाई जा रही? तो सोचना पड़ेगा ना, इसको समझना पड़ेगा। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई। अगर इसके लिए ओबीसी लड़ता तो 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिलती। पंडित जी लोगों ने भड़का दिया कि जहां राम जी पैदा हुए वहां मंदिर बनाना है। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा, ऐसे तमाम नेताओं को आगे किया बैकवर्डों के। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिर गई। जिसको दिल्ली जाना था अपने अधिकार के लिए, अयोध्या चला गया। बाबरी मस्जिद, मुसलमान भी समझते उनके खिलाफ बाबरी मस्जिद गिरी, और ओबीसी भी समझता उनके खिलाफ बाबरी मस्जिद गिरी। बाबरी मस्जिद मुसलमान के खिलाफ नहीं गिरी। बाबरी मस्जिद गिराई गई। ओबीसी को 12 करोड़ नौकरियां अगर मिलती तो किसके खाते से 12 करोड़ निकलती? तो इसलिए तो पंडितों ओबीसी के घर में आए और कहा जहां राम जी पैदा हुए वहां हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ओबीसी वालों ने कहा ले लो, चंदा वंदा बनाओ। कहा चंदे की बात नहीं, मुसलमान बनने नहीं दे रहे। चलो मस्जिद गिर गई, अब मंदिर बन रहा है ना। ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को रखा क्या? नहीं। तब अब हिंदू नहीं है। अब विनय कटियार हिंदू नहीं, कल्याण सिंह हिंदू नहीं, उमा भारती हिंदू नहीं, प्रवीण तोगड़िया हिंदू नहीं। अब इनमें से कोई हिंदू नहीं। 3 समय हिंदू होते हैं, वोट देने के लिए हिंदू, चंदा देने के लिए हिंदू, और मुसलमान से लड़ने के लिए हम ही हिंदू। वो कहते हम तो पहले 3.5% हैं, लड़ाई में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो और कम हो जाएंगे। तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम ही लोग लड़ो। तो लड़ते हम हैं, फायदा उनको हो रहा है। अब चलो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, अपनी तरफ क्या कहा जाता है, चाहे वर मरे चाहे कन्या, पंडित को दक्षिणा से मतलब है। अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही, चाहे मुसलमान मरे चाहे ओबीसी SC ST का मरे, फायदा किसको होगा? अरे जैसे हिंदू मुसलमान का माहौल बनेगा, फायदा ब्राह्मण को ही होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा। जैसे आते हैं हमारे घरों में पंडित जी लोग, आने में कोई रोक तो है नहीं। कम से कम ओबीसी के घर में तो कोई रोक नहीं है। शेड्यूल कास्ट के घर में थोड़ा दिक्कत, सोचते घर में जाएंगे पानी पीना पड़ेगा गिलास में, कठिन काम है। ओबीसी के घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आते हैं। चूंकि हमारा तो ऐसे ही नहीं चैन पड़ता है बिना बुला लिए। महीने में 1 आध बार अगर बुला के कथा वथा ना सुन लें तो चैन ही नहीं पड़ता है। और वैसे भी जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हमारा कोई काम बगैर पंडित का तो होता नहीं है। बच्चा हम लोग पैदा करते हैं, नाम पंडित से पूछते हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर हम बनाते हैं, शादी की तारीख पंडित से पूछते हैं, शादी पंडित से कराते हैं। घर हम बनाते हैं, गृह प्रवेश पंडित से करवाते हैं। और ये करते करते मर जाते, चूंकि घर बनाना बड़ा काम है, तो गृह प्रवेश तक तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर मर जाते हैं। तो बेटे को विरासत में सारी गुलामी देकर जाते हैं। मरते ही बेटा पंडित के पास जाता है, पूछता पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई, थोड़ा पंडित जी बताओ। अब पंडित जी अगर कह दें कि आत्मा को शांति नहीं मिली, पैसा कौन देगा पंडित जी को? तो कहा शांति नहीं मिली, भटक रही है। मिल जाएगी तो पैसा नहीं दोगे, तो नहीं मिली है तभी न डर के मारे पैसा दोगे। तो भटक रही है तो क्या करना होगा? निरीह कमजोर टाइप का आदमी है तो कम से कम 13 ब्राह्मण खिलाना पड़ेगा।
और मजबूत है तो 21 ब्राह्मण और मजबूत है तो 51 ब्राह्मण और मजबूत है तो 101 ब्राह्मण और मजबूत है तो 501 ब्राह्मण। इतना तो बहुत हो जाता, इतना मिलते ही नहीं इलाके में, है ही नहीं, संख्या नहीं। मैं तो घूमता हूं तो गांव का नाम है तिवारीपुर, तो मैंने पूछा कितने घर तिवारी है, तो कहा एक घर थे, अलगा बिलगी करके 3 हो गए। दूबे कितने, दूबेपुर कितने घर दूबे हैं, एक ही घर थे, अलगा बिलगी करके 2 हो गए। चौबेपुर तो कितने घर चौबे हैं, तो एक ही घर थे, अलगा बिलगी करके 5 हो गए। तो ये संख्या है। अब हमारा आदमी यादव, कुर्मी, कोयरी, ओबीसी का आदमी वो पागलों की तरीके से गांव गांव घूमता है, पंडित जी आना है, हमारे यहाँ खाना है, हमारे पिताजी का ये है, फिर भी संख्या नहीं पूरी होती है। तो एकदम परेशान हो जाता, गिनती करते करते फिर पंडित के पास जाता है, पुरोहित के, मिल ही नहीं रहे इतने ब्राह्मण। पंडित कहता है ठीक है, ज़्यादा परेशान ना हो, हम देख लेंगे, हम बुला लेंगे, तुम दक्षिणा की व्यवस्था रखो, आएंगे तो किराया भाड़ा भी लगेगा। ठीक है करेंगे। तो वो भी बुला लेता पूरी औकात लगाकर, फिर भी पूरे नहीं होते। तो फिर क्या कहता, अच्छा चलो बैठो, जितने कम पड़े हैं उतने का पत्तल रख दो, जितने कम पड़े हैं उतने का पत्तल रख दो, और उसमें खाना रख दो, उनकी दक्षिणा रख दो, खाना बाद में फेंक दो और दक्षिणा हमको दे दो। तो वही फेंकना, वही कुत्तों को खिलाना फेंकना ही हो गया हो। तो और फिर हर साल पितरपक्ष में फिर आता है, कहता जितना हमको दोगे ऊपर सब पिताजी को मिलेगा, पिताजी की जो प्रिय चीज थी वो सब हमको खिलाओ। तो खा खा करके घी पंडित जी मोटे होते, हमारा आदमी देखता है तो सोचता पिताजी ऊपर मोटे हो रहे हैं। तो इतना ज्यादा दिमाग खराब है हमारे आदमी का, तो आता ही रहता है। तो आया तो क्या कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद एक दिन ऐसा समय आएगा जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। अब हम लोग कितने अक्लमंद हैं, अक्लमंदी की कोई लिमिट है? इतने अक्लमंद हैं कि हम बहुत समझ गए कि 500 साल बाद जब मुसलमान बच्चे पैदा करते 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 लेंगे देश पर, तो मुसलमानों का कब्जा 500 साल बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए 75 साल से ब्राह्मणों का कब्जा करवा कर रखे हुए। कितना अकलमंद है। तो अकलमंदी की दाद देनी पड़ेगी ना। 500 साल बाद मुसलमान का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए 75 साल हमारे लोगों को हक अधिकार की सारी बात देश में खत्म कर दी गई है। अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हाल कितना खराब है। अरे जज साहब ही छुप गए वहां टेबल के नीचे। अरे जो दूसरे को फांसी सुनाते हैं वही छुप गए। मतलब जज ही डर जाए तो फिर इसके आगे का क्या है। अब जब जज टेबल के नीचे छुप सकते हैं, कल कोई अगर उनको धमकी दे दे कि जज साहब अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं किया, तो उस दिन तो बच गए थे टेबल के नीचे छुप के, बचने नहीं देंगे तो जज साहब फिर क्या करेंगे। इतना ज्यादा देश की कानून व्यवस्था के हाल खराब हो। जब इलाहाबाद में गोली चली तो बहुत ताली बजवाई गई, धर्म के नाम पर, माफिया के नाम पर। तो ये बताइए कि ये कानून और ये कोर्ट ये सब क्यों बनाया गया है। अगर बंदूक पर फैसले होने लगेंगे, नहीं बंद भी कर दें, और फिर उनका क्या होगा जो अभी ये करने की शुरुआत कर रहे हैं। जो ये करने की शुरुआत कर रहे हैं उनका क्या होगा अगर बंदूक पर फैसले होने लगे। लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया, न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया, तो वो सुरक्षित रहेंगे जो करवा रहे हैं। तो बात वहां से शुरू हुई है तो बात दूर तक जाएगी। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, कितने फर्जी इनकाउंटर हुए ओबीसी के लोगों पे। बहुत सारा हुआ, डाटा है, लेकिन उस पर मीडिया में चर्चा नहीं होती। अगर मुसलमान का हो तो उसको चलाते रहते। सबको पता चलना चाहिए मुसलमान परेशान किए जा रहे हैं, तभी ना हिंदू बनेंगे। हिंदू कैसे बनेंगे? जब मुसलमान परेशान किए जाएंगे तभी तो हिंदू बनेंगे। तो ये जानकारी होना चाहिए कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है,
तभी तो आप हिंदू बनेंगे, तभी तो आपका कलेजा ठंडा होगा कि नहीं ठीक है, अब कुछ हो ना हो मुसलमान दुरुस्त हैं। तो ये जो काम हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। देश के जो असल मुद्दे हैं उसकी लड़ाई देश में होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। आप जब मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, दोनों लड़ो, किसको क्या मिल जाए? लड़ लो, क्या मिल जाए? न मुसलमान राजपाट में है, न आप राजपाट में हो, तो लड़ के क्या करोगे? अरे लड़ो उससे जिसके पास कुछ हो तो कुछ हाथ आ जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे लड़ोगे तो क्या हाथ आएगा? ना आपके पास कुछ ना उसके पास कुछ, दोनों लड़ो। लड़ाने वाला मजा कर रहा है, लड़ हम रहे हैं, फायदा उनको हो रहा है क्योंकि लड़ने वाले हम हैं, लड़ाने वाले वो हैं। जब वो कहते हिंदू इकट्ठा हो जाओ तो कहाँ इकट्ठा होंगे? यादव जी के पीछे इकट्ठा होंगे कि पासी जी के पीछे इकट्ठा होंगे कि कुर्मी जी के पीछे इकट्ठा होंगे, मौर्य जी के पीछे इकट्ठा? हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पीछे इकट्ठा हो गए। तो 3.5% जिसकी संख्या है, जो गांव में प्रधान नहीं बना सकता अपने वोट से, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने लायक हो जाता है हमारे सपोर्ट की वजह से। तो ये जो खेला देश में हो रहा है इसको रोकना होगा। और ये खबर टीवी अखबार वाले इस पर डिबेट नहीं करेंगे, इसलिए इस पर डिबेट चले, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही लोगों के बीच में जाए, डायरेक्ट लोगों को समझाया जाए। और उनको कह रहे हैं तुम भी भाई 6 दिन अपने परिवार चलाने के लिए काम करो, 1 दिन अपने बच्चों का अधिकार बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए काम करो। सप्ताह में 6 दिन परिवार चलाने के लिए काम करो, 1 दिन अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करो। क्योंकि देश को भी खतरा है, समाज को भी खतरा है, आपकी आने वाली नस्लों को भी खतरा है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, तो लोग खुश हो गए थे कि कोई आ गया है जो अब बचा लेगा, नहीं तो जा रहा था कोई बचा लेगा, तो लोग खुश हो गए थे। अब मोदी जी ने कसम खा लिया है कि देश नहीं बचने दूंगा, जब तक एक एक चीज प्राइवेट नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आपका रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष इस बात पर बंद कर रहा है बाहर जो है पार्लियामेंट कि अडानी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाए। विपक्ष इस बात पर अगर पार्लियामेंट बंद करता कि निजीकरण की वजह से रिजर्वेशन खत्म हो रहा है तो पूरे देश में माहौल गर्म हो जाता, मगर इस पर कोई चर्चा नहीं है क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग चाहते खत्म हो जाए। जो नहीं चाहते, जो हमारे समाज के वो सीबीआई ईडी से डरे हुए हैं। आज शरद पवार की पार्टी तोड़ लिया, कल पहले शिवसेना तोड़ा था, कल शरद पवार की पार्टी तोड़ लिया। तो ईडी सीबीआई का कमाल तो देश में चल ही रहा है। इतने ओबीसी के नेता हैं, जब 10% आरक्षण का बिल आया कहा ही नहीं, अब बाहर रो रहे हैं 10% दे दिया दे दिया। तो जब पार्लियामेंट में थे तो वहां क्यों नहीं कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ओबीसी को 52 नहीं दिया गया, केवल 27 दिया गया, तो अब ये ज्यादा कैसे होगा? और अगर ये ज्यादा कर रहे हो तो ठीक है, तो ओबीसी का भी 52 करो। इतना मुंह से नहीं निकला किसी ओबीसी के सांसद से, 1-2 को छोड़कर। तो क्यों नहीं निकला? सीबीआई ईडी से डरे हुए। तो देश की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा भयानक हैं। रिजर्वेशन खत्म होगा, नए स्टेट बनाए जा रहे हैं। जैसे पहले रियासतें थी, तो रियासतें खत्म हुई, सबको भारत संघ में विलय किया गया। अब अडानी अंबानी की रियासतें बनाई जा रही है, ऐसी बहुत सारी। जापान की कंपनी की रियासत, जर्मनी की कंपनी की रियासत, अमेरिका की कंपनी की रियासत, भारत के कंपनी की रियासत, रियासतें बनाई जा रही हैं, स्टेट बनाए जा रहे हैं। तो आप कहां रहोगे? आप जिसके स्टेट में पढ़ोगे उसकी गुलामी करना है। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तो कर ही दिया। तो ये सारा खेला चल रहा, अगर इसको रोकना है
तो ये जो हिंदू मुसलमान और दुनिया भर का बकवास सरकार टीवी के माध्यम से करवाने की कोशिश कर रही है, इसको रोकना होगा और सही बात लोगों को समझाना होगा। अपनी शिक्षा की बात, अपने रोजगार की बात, अपनी पढ़ाई की बात, अपने दवाई की बात, ये समझाना होगा। अपने हक अधिकार की बात कि हम इतना % हैं तो इतना % हमको मिलना चाहिए। अभी योगेंद्र यादव ने एक लेख लिखा और उन्होंने लिखा कि जाति जनगणना करने से सरकार क्यों डर रही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ओबीसी के लोगों को लगता है उनके पास जमीन बहुत ज़्यादा है। अगर आप पर्चे में डाल दो कि जमीन का उचित बंटवारा होना चाहिए, तो ओबीसी का आदमी कहता है ये क्या डाल दिया। उसको लगता हमारा चला जाएगा, हमारे पास बहुत है। अरे बड़ी गलत फहमी में है भाई। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा 94% जमीनें उन लोगों के पास है, केवल 6% है ओबीसी SC ST के पास में। तो योगेंद्र यादव ने कहा जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी ये भरम टूट जाएगा ओबीसी का कि जमीन हमारे पास ज्यादा है। तो और बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी तो ओबीसी ये मानता है कि हम किसान हैं, जमीन हमारे पास। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर डाटा नहीं है तो आप विकास कैसे करोगे? डाटा चाहिए ना, डाटा जनगणना से आएगा। जनगणना कर नहीं रहे हो तो विकास हो नहीं सकता है। लेकिन जब हम लोग नारे में ही खुश हैं, सबका साथ सबका विकास, हल्दी देख कर ही पीले हो जा रहे हैं, तो लगाने की क्या जरूरत है? तो दिखा दिया दूर से विकास हो रहा है, भाषण में विकास हो रहा है। तो इसलिए इस सबको समझाना पड़ेगा। यहाँ जो लोग बैठे हैं आप लोग समझे, मगर आपके समझने भर से नहीं होगा ना। इसको समझाना पड़ेगा गांव गांव जा करके कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बनाना देखना चाहते हो, या आप भी नरेगा में 5 किलो राशन पर, आपका बेटा भी 5 किलो राशन पर, उसका बेटा भी 5 किलो राशन पर, उसका बेटा भी 5 किलो राशन पर। एक दिन राशन बंद, चला जाएगा ऊपर, खत्म। वो भी राशन कहाँ से आ रहा? किसान न पैदा कर रहा है। फोटो किसका लग रहा है? अरे किसान को पूरी कीमत देते फिर अपना फोटो लगाते तो बात समझ में आती। किसान कह रहा हमको MSP की गारंटी दे दो, पूरी कीमत हमारे अनाज की दे दो, तुम दे नहीं रहे हो। औने पौने दाम में किसान की फसल ले रहे हो, फोटो अपना लगा रहे हो। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझानी पड़ेगी। देखो, हम लोगों की आपस में SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई लड़ाई नहीं है। क्यों लड़ाई नहीं है? क्योंकि हम लोग, कोई मुसलमान ये कहता है भैया हमको OBC के हिस्से में से कुछ चाहिए, हमें SC के हिस्से में से चाहिए, हमें ST के हिस्से। अरे वो अपना हिस्सा कहने की स्थिति में नहीं है। उसको इस जगह लाकर खड़ा कर दिया कि कोई मुसलमान ये कहने की स्थिति में नहीं भैया हमारी भी इतना % नौकरियां बनती हैं, हमें भी दे दो, ये भी नहीं कह रहा है। तो तुम्हारे में लेने की तो बात ही नहीं है। कोई OBC ये नहीं कह रहा है कि हमको SC में चाहिए, कोई SC ये नहीं कह रहा है कि हमको OBC में चाहिए, कोई आदिवासी ये नहीं कह रहा है कि हमको दूसरे में चाहिए। तो झगड़ा हमारा किस बात का है? सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा देश के सभी संसाधनों में डिवाइड कर दो, दे दो। मुसलमान की जितनी संख्या उनको भी दे दो, ब्राह्मण की जितनी संख्या उनको भी दे दो, राजपूत की जितनी संख्या उनको भी दे दो, वैश्य की जितनी संख्या उनको भी दे दो। तो इंसाफ है ना, ये तो न्याय है। अरे किसी का बाप मर जाता है, 4 बेटे होते, बराबर बराबर होता है ना। जब सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश आजाद हुआ, तो एक बार तो सबको बराबर खड़ा करना था। फिर लोग अपनी योग्यता से आगे पीछे होते, मगर बराबर ही नहीं खड़ा किया। तुम्हें पहले से ही टेंशन है ये लोग आगे ना निकल जाए, इसलिए पूरी तरीके से दबा ही रहे हो लगातार कि ये आगे ना निकल जाए। तो सबकी गिनती होनी चाहिए, सबको संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में भागीदारी मिलनी चाहिए। इस पर किसी की कोई लड़ाई नहीं, और यही एक्चुअल लड़ाई है। इस पर लोगों को समझाना होगा, बताना होगा, और इसके आधार पर हम लोग भाईचारा पैदा कर सकते। देखो, हम लोग किसान के घर में पैदा हुए, तो किसान के घर में पैदा हुए जब हम लोग छोटे छोटे थे तो खरीदने के लिए अनाज लोग घर पर ही आते थे। तो तौलने वाला तराजू होते थे बड़े बड़े, तो बाबा जी तौलते थे, तो तौल कर दे दिया जितना देना है उसको। फिर कहते थे इसको और दे दो। जब तौल पूरी हो जाती थी तो हर जगह किसाने करते थे, फिर एक्स्ट्रा दे देते थे। क्यों दे देते थे? मतलब उनके दिल में रहता था कि कम नहीं होना चाहिए।
तो ये इंसाफ है कि कम नहीं होना चाहिए। हम जिसको दे रहे हैं कम नहीं, थोड़ा ज्यादा हो तो चलेगा। तो हम तो किसान के घर में पैदा हुए, तो किसी के हक पर हम कब्जा करें, इस पर हम लोगों को यकीन विश्वास नहीं है। हाँ, लेकिन कोई हमारे हक पर कब्जा करके रखे तो अब ये भी बर्दाश्त नहीं है। हम किसी के हक पर कब्जा नहीं करना चाहते, मगर हमारे हक पर कोई कब्जा करके रखे तो ये भी हमको बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए अब इसकी लड़ाई संगठित होकर के लड़नी पड़ेगी। सबकी गिनती करो, कल कारखाने उद्योग धंधे से लेकर केवल नौकरी नहीं है, वो जमाना गया केवल नौकरी वाला। अब तुम नौकरियां ही सब खत्म कर दे रहे हो, फिर नौकरी में हमको कागज पर दे दोगे तो फिर क्या मतलब। कल कारखाने उद्योग धंधे से लेकर जमीन जायदाद हर जगह सत्ता व्यवस्था हर जगह हमारी संख्या के अनुपात में जिसकी जितनी, नहीं तो मोदी जी अकेले ही विश्व गुरु हैं। योगी जी ने कहा मोदी जी विश्व गुरु हैं, तो मोदी जी विश्व गुरु हैं, अकेले ही विश्व गुरु हैं। डिग्री का पता चल नहीं रहा मगर विश्व गुरु तो है। और 100-200 यूनिवर्सिटियों में भारत की एक भी शामिल नहीं है टॉप यूनिवर्सिटी, मगर मोदी जी विश्व गुरु। तो मोदी जी अकेले विश्व गुरु बन सकते हैं, मगर हमारे पूर्वजों ने भारत को विश्व गुरु बनाया। तो अगर भारत को जब हमारे पूर्वजों ने विश्व गुरु बनाया था तो लोगों को गर्व होता था कि उनका बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आज यहाँ के लोगों को गर्व होता है कि उनका बेटा अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो ये उल्टा हो गया। पहले दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे, भारत के लोग दुनिया में जाते, कहते यहाँ की यूनिवर्सिटियों में दम नहीं है, विदेश जाएं। तो ये इतना पतन भारत का हो गया, तो इस गौरव को भी वापस लाना है। और ये तभी हो सकता है जब इस देश का मूल्यवासी, इस देश का हुक्मरान बनेगा, शासक बनेगा, और तभी हमारे महापुरुषों का लक्ष्य पूरा होगा, सपना पूरा होगा। तो इसलिए इस लड़ाई को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है। कितने लोग हैं, कम नहीं। कुंडा के कितने गांव हैं, कुंडा में उसकी लिस्ट निकालो, टीम बनाओ, एक एक गांव में जाओ, टीम बना करके अगर एक ही दिन एक हफ्ते में टाइम देते हो तो इतने लोग कम से कम एक हफ्ते में अगर 3-4 टीम बना के निकले तो कम से कम अगर 5 टीम बनती है तो एक टीम 5 गांव में जाएगी दिन भर में, सुबह से लेकर के रात तक। 25 गांव एक संडे को कवर होगा, 4 संडे को 100 गांव कवर हो जाएंगे। कुंडा में इतने गांव होंगे नहीं, तो गांव के अंदर फिर गांव है, फिर उसमें भी जाना है और हर जगह टीम गठित करो। देखो एक आरएसएस के लोग, पंडित जी लोग आइडियोलॉजी फैला रहे हैं विभाजन की, कभी यादव को नान यादव से लड़ा रहे हैं, कभी चमार को नान चमार से लड़ा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान से लड़ा रहे हैं। यही ना हुआ उत्तर प्रदेश में, जब 17 में आरएसएस वाले घर घर आए, कहे मौर्य जी सब नौकरी आपको ही मिलेगी, यादव लोग तो खा रहे हैं सब, पटेल जी सब नौकरी आपको मिलेगी, विश्वकर्मा जी सब नौकरी आपको मिलेगी, वोट हमको दो। यादव को तो हम देंगे नहीं, क्योंकि यादव तो सबको को वोट देगा, हमको देगा नहीं। तो सबने वोट दे दिया बीजेपी को, और केशव मौर्य को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, कुर्मियों को कानप्रिया पटेल को बनाएंगे। सबने दे दिया। देने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भर्ती में क्या हुआ, बादा यूनिवर्सिटी की भर्ती में क्या हुआ, और अभी जो ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई 27 की जगह 9.5 हो गया। अब ले लो सब, अब तो यादव नहीं ले रहा, ले लो सब। तो ये लड़ाई है। ऐसे शेड्यूल कास्ट में चमारों के खिलाफ भड़काया। तो ये जो लड़ाने भिड़ाने वाली आइडियोलॉजी है, ओबीसी को एससी को एससी से, ओबीसी को एससी से, ओबीसी एससी एसटी को मुसलमानों से, ये एक विचारधारा है। और ये विचारधारा जहर है जो तोड़ने का काम करती है, और ये जोड़ने वाली विचारधारा है जो हमारी विचारधारा है, फूले साहब अम्बेडकर परिवार। तो ये जोड़ने वाली विचार, अब दोनों में लड़ाई है, एक जहर है एक दवा है। अब प्रभावी तो दवा है, लेकिन इसकी फ्रेंचाइजी गांव-गांव नहीं है, और जो जहर वाले हैं वो अपनी फ्रेंचाइजी, अपना माल गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, और उस पर जहर की पुड़िया पर दवा लिख रहे हैं। और जिनके पास वास्तविक दवा है वो जा ही नहीं पा रहे हैं गांव तक। तो जब गांव के आदमी को जहर के रूप में दवा मिलेगी, दवा के रूप में जहर मिलेगी, तो वही न लेगा। अब जब आप अपना विकल्प खड़ा करोगे, नहीं दवा हम हैं,
तो लोग आपको भी देखेंगे। तो इसलिए गांव-गांव जाने की जरूरत है, टीम गठित करने की जरूरत है, संगठन बनाने की जरूरत है। मोदी जी ओबीसी हैं, मगर ओबीसी का एक भी काम मोदी जी नहीं करते, बोलते भी नहीं ओबीसी के बारे में। मूर्ख से मूर्ख आदमी को आप कुल्हाड़ी दे दो, कह दो अपने पैर पर मारो, मारेगा? तो मोदी जी तो मूर्ख है नहीं, मूर्ख कह भी नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हैं? तो है नहीं मूर्ख। लेकिन ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी चल रही है, तो चला कौन रहा है? तो मोदी जी चला तो नहीं रहे, क्योंकि मूर्ख आदमी भी चला नहीं सकता, मोदी जी तो मूर्ख है नहीं। तो मोदी जी कुल्हाड़ी चला नहीं रहे, मगर कुल्हाड़ी में जो बेत है उसका काम कर रहे हैं, लकड़ी का। और कुल्हाड़ी आरएसएस के ब्राह्मण चला रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। कि सामने मोदी जी, पीछे आरएसएस। आरएसएस के लोगों ने कहा मोदी जी आपका भाषण बहुत अच्छा है, लोग बहुत पसंद करते हैं। आप यही करते रहो, चुनाव हम लोग जीतते रहेंगे, सरकार तो चलती रहेगी। तो मोदी जी सरकार चलाने में कम और भाषण करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, देश विदेश में भाषण करते रहते हैं। अभी भाषण लोग कम सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं। तो आरएसएस वालों ने कहा इसके बाद भी समय बचता है तो गंगा में आरती करो, और समय बचता है तो मन की बात करो। मन की बात कोई सुने ना सुने, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तो मास्टरों को ऑर्डर कर दो कि बच्चों को लाइन लगाकर बिठाएंगे, आपके मन की बात सुनाएंगे। तो आजकल मास्टर सुनाते हैं लाइन लगाकर, अब बच्चों की मर्जी हो ना मर्जी हो, उनको बेचारे को सुनना ही सुनना है। मगर ओबीसी की बात मत करना। तो मोदी जी ओबीसी की कोई बात नहीं करते हैं, मगर ये सारी बातें हमें गांव-गांव पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग गलत गलत बातें पहुंचाकर गलत जानकारी के आधार पर हम लोगों का उपयोग और इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर, और जो हिंदू मुसलमान से बचा वो जाति के नाम पर। जातिवाद भी बड़ा खतरनाक है। जिस जाति की पार्टी मजबूत है वो क्या कहता है, कुत्ता भी खड़ा कर दे तो वोट उसी को देंगे। किसका? जिसकी पार्टी मजबूत है, सरकार बनाने लायक, वो ऊपर देख रहा है कि कुत्ता भी खड़ा करे तो वोट उसी को देंगे। और जिसकी कमजोर है तो भागे भूत की लंगोटी सही, तो सोचता है अच्छा कोई टिकटवे दे दे हमारी बिरादरी को तो उसी को वोट दे देंगे। तो ये दो प्रकार का जातिवाद है। हर जाति में जाति का एक नेता आता है, कहता सब जाति आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई, इसको आगे ले जाना, तो वोट मिलेगा नहीं। तो अमित शाह को क्या दिक्कत है, चलो तुम भी एक लाल बत्ती की गाड़ी ले लो, बाकी तुमको क्या करना है, तुम्हारी कुछ तो है नहीं, चलने वलने वाली कुछ है नहीं, चलो लाल बत्ती की गाड़ी ले लो, एक पुलिस की गाड़ी ले लो, तुम्हारे पीछे घूमती रहेगी, चलो ठीक है। तो बना दिया मंत्री। तो कहा नहीं नहीं, हमारे परिवार में और भी एक दे दो, कम पड़ रहा है, तो परिवार में भी बनवा लिया। और फिर बिरादरी में गया, कहा अभी तक किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया अपनी बिरादरी को जितना अमित शाह ने दिया, इसलिए एक एक वोट जाना चाहिए। अब वो आरक्षण खत्म हो जाए, आपकी शिक्षा खत्म हो जाए, आपका रोजगार खत्म हो जाए, आपकी नौकरी, तो जो धर्म वाले से फंस रहे हैं वो जाति वाले में जाके फंस जा रहे हैं। जो यहाँ से बच रहे हैं थोड़ा, वो वहां जाकर फंस रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए इस पर भी जागृति करने की जरूरत है। और देश में ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की लूट हो रही है, इसके बारे में भी जागृति करने की जरूरत है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग जागृत करने